क्यों चली गई तुम सुमन? इतने बेरहमी से मेरा साथ छोड़कर? क्या एक पल के लिए भी तुम्हें मेरा दर्द नहीं दिखा? तुम ही तो कहती थी कि मैं तुम्हारी पूरी दुनिया हूं। फिर कैसे उसी दुनिया से यूं दूर चली गई? कैसे अपना दिल इतना कठोर कर लिया कि मेरी आवाज भी तुम्हें रोक न सकी? लौट आओ सुमन, मेरी जिंदगी फिर से सांस ले पाए इसलिए लौट आओ। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं, एक टूटा हुआ इंसान। तुम्हारी राह निहारते निहारते मेरी आंखें सूख कर जैसे पत्थर हो गई हैं। और ये घर अब पहले जैसा घर नहीं रहा। हर कमरे, हर दीवार, हर कोना, सब तुम्हारी कमी चीख चीख कर याद दिलाते हैं। तुम्हारे जाने के बाद मेरे हिस्से में सिर्फ एक ही चीज बची है, तन्हाई, जो मुझे काट खाने को दौड़ती है। वो उस दुश्मने जान के कमरे में उसी के बेड पर बैठा उसके तकिए को सीने से भींचकर आज फूट फूट कर रो पड़ा था। वो जो कभी दावा करता था कि मैं उस लड़की से कभी मोहब्बत कर ही नहीं सकता, आज पोर पोर उसकी मोहब्बत में डूब चुका था। काश उसने उसकी मोहब्बत को ना ठुकराया होता, तो आज वह उसकी बाहों में होती, उसके दिल का सुकून उसके दिल के करीब होता। मम्मा, मुझे माफ कर देना जो मैं आपकी आखिरी ख्वाहिश पूरी न कर सका, आपकी सुमन का ख्याल ना रख पाया। लेकिन मैं वादा करता हूँ, एक ना एक दिन सुमन को जरूर ढूंढ लूंगा और उसे वही मोहब्बत, वही सम्मान दूंगा जो आपकी इच्छा थी। वह आंखें मूंद कर बेड के किनारे से टेक लगाकर बैठ गया था। उसे वह दिन याद आने लगे जब वह सुमन से शादी के नाम पर बुरी तरह उछल पड़ा था। उस दिन वह अपने बड़े से ऑफिस की ठंडी हवा में अपने काम में बुरी तरह डूबा हुआ था। उसकी उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर चल रही थीं, जब अचानक उसके मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर मम्मा कॉलिंग के शब्द चमक रहे थे। एक पल के लिए उसके होठों पर मुस्कान आई, जैसे वह किसी सुखद पल की उम्मीद कर रहा हो। उसने जल्दी से कॉल उठाई। हेलो मम्मा, कैसी हैं आप? विक्रम ने खुशी से पूछा। हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम सुनाओ, बल्कि सुनाओ नहीं, यह बताओ तुम ये कैसे कर सकते हो? मुझे तुमसे इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। कितनी गलत बात है विक्रम, तुम मुझसे मिले बिना ही ऑफिस चले गए। सुमित्रा जी की आवाज में ममता और स्नेह था, और साथ ही एक हल्की सी शिकायत भी थी। मम्मा, माफ कर दीजिए, मैं जल्दी में था। मैं आया था आपके कमरे में, लेकिन आप सो रही थी, वरना कभी ऐसा हो सकता है? ऑफिस आने से पहले मैं अपनी माँ का चेहरा ना देखूं? उसकी आवाज में अपनी माँ के लिए प्यार ही प्यार भरा हुआ था। अच्छा ये बताइए, आपने कॉल क्यों की? सब ठीक तो है ना? विक्रम ने हल्की सी चिंता के साथ पूछा। सुमित्रा जी कुछ पल के लिए चुप हो गईं, जैसे बोलने के लिए शब्द चुन रही हों। विक्रम बेटा, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। पिछले कई दिनों से मैं तुमसे यह बात करना चाहती थी, लेकिन तुम अपने काम में इस कदर उलझे हुए थे कि तुमसे बात नहीं कर पा रही थी। फिलहाल तुम अपने सारे काम निपटा लो, फिर मेरे पास 2 घड़ी सुकून से बैठो, तभी मैं इत्मीनान से बात करूंगी। अभी कहना मुझे सही नहीं लग रहा। सुमित्रा जी के अंदाज में कुछ ऐसा था कि विक्रम ठिठकने पर मजबूर हो गया था। जरूर कोई बड़ी और गहरी बात थी जो उसकी मां कहने से पहले सोच विचार कर रही थी, और विक्रम को कुछ खतरे का एहसास हुआ था। विक्रम ने गंभीरता से जवाब दिया। मम्मा, आप बेझिझक कह सकती हैं। अगर कोई बात आपके मन में है तो अभी बता दीजिए, वरना आप दिन भर इसी बारे में सोच सोच कर परेशान होती रहेंगी। उसके पास सिर्फ उसकी माँ ही तो थी। उसके पापा का देहांत बहुत पहले हो चुका था, और वह अपनी माँ को किसी भी तरह की चिंता में नहीं डालना चाहता था। सुमित्रा जी ने यह सुना तो कुछ पल चुप रहीं, फिर झिझकते हुए बोली, ठीक है मैं बताती हूँ, लेकिन तुम पहले वादा करो कि मेरी बात को टालोगे नहीं, ठंडे दिमाग से मेरी बात पर गौर करोगे और तभी अपना फैसला दोगे। विक्रम के माथे पर लकीरें उभर आई थीं। न जाने क्यों उसे किसी अनहोनी की आहट महसूस हो रही थी। फिर भी उसने अपने लहजे को शांत रखते हुए कहा, हाँ मम्मा, बोलिए, मैं सुन रहा हूं। देखो बेटा, ये तो तुम जानते ही हो कि तुम्हारी लक्ष्मी मासी की बेटी सुमन हमारे पास आ गई है। अब वह बड़ी हो गई है और मुझे उसकी दिन रात चिंता लगी रहती है। इस तरह जवान और गैर बच्ची को अपने घर में बिना किसी रिश्ते के नहीं रख सकते, और फिर उसके माँ बाप के बाद हमारे अलावा उसका कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं। वह मेरी बहुत अच्छी बचपन की सहेली की बेटी है, मैं उसे यूं बेसहारा नहीं छोड़ सकती। मम्मा, आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ कहिए, आखिर सुमन को हमारे घर में प्रॉब्लम क्या है? अभी सुमन पढ़ रही है, आराम से उसे पढ़ने दीजिए, लोगों की बातों पर सोच विचार मत कीजिए। विक्रम को अपनी माँ की बात की गहराई समझ नहीं आ रही थी। वह बात नहीं है विक्रम, अगले महीने वो पूरे 16 साल की हो जाएगी, और जवान बच्ची को यूं घर पर बिठाकर नहीं रख सकते, जबकि मेरे घर में खुद एक जवान बेटा मौजूद हो। लोग 100 तरह की बातें बना सकते हैं। मुझे लगता है कि तुम दोनों का विवाह हो जाना चाहिए। उसकी माँ नहीं है, सिर पर कोई संरक्षक भी नहीं है।
मेरी तबीयत दिन ब दिन खराब रहने लगी है। भगवान ना करे, अगर मुझे भी कुछ हो गया तो उसका क्या होगा। इसीलिए मैंने तय कर लिया है, इस रविवार को तुम दोनों का विवाह करवा दूंगी। सुमित्रा जी की यह बात सुनकर विक्रम के चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी माँ ऐसी बात भी बोल सकती हैं। वो एकदम सीधे होकर बैठा और हैरानी से बोला, मम्मा, आप क्या कह रही हैं? सुमन की उम्र सिर्फ 16 साल है। आपको यह ख्याल कैसे आया? और मैंने उसे कभी इस नजर से देखा ही नहीं। वह तो मेरे लिए एक छोटी सी बच्ची जैसी है। सुमित्रा देवी ने नरमी से समझाने की कोशिश की थी। बेटा, तो इसमें इतनी बड़ी कौन सी बात है? तुम्हारी शादी तो मैंने वैसे भी करनी है, और अगर मैं अपनी जिम्मेदारी अपने हाथों से पूरी कर जाऊं तो यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। सुमन की जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर है और मैं उसे किसी तरह मुंह नहीं मोड़ सकती, और ना ही मैं उसके बड़े होने का कुछ और साल इंतजार कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। इस तरह बिना किसी रिश्ते के मैं उसे तुम्हारे साथ छोड़कर मरना नहीं चाहती। मम्मा, आप ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं? भगवान ना करे जो आपको कुछ हो। आपका साया हमेशा मेरे सिर पर बना रहे। रही बात सुमन की, तो मैं कभी उसके बारे में इस तरह के ख्याल अपने मन में ला भी नहीं सकता। उसे अच्छे से पढ़ने लिखने दे, उसके बाद हम उसकी जिम्मेदारी मिलकर पूरी करेंगे, एक अच्छे से घराने में उसकी शादी करके। विक्रम का तो दिमाग भग से उड़ गया था। अपनी माँ की बात सुनकर उसे समझ नहीं आ रहा था वह अपनी माँ को किस तरह समझाए, जो एक अजीब सी बात लेकर बैठ चुकी थी। यही तो परेशानी है विक्रम, मैं उसे और ज्यादा अपने घर पर नहीं बिठा सकती। अगर मेरी अपनी खुद की कोई बेटी होती तो चलो एक बार को मैं उसे अपने घर में रख सकती थी, लेकिन इस तरह एक जवान बेटे के साथ मैं उस लड़की को नहीं रख सकती। मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। अब वो बड़ी हो रही है और यह रिश्ता हमारे परिवार की इज्जत के लिए अच्छा रहेगा। इसीलिए मैंने सोचा है कि तुम दोनों का विवाह हो जाए तो सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। विक्रम के लहजे में गुस्सा और बेचैनी आ गई। सॉरी मम्मा, मैं यह नहीं मान सकता, क्योंकि यह बिल्कुल गलत है। सुमन भी छोटी है, उसकी अपनी जिंदगी है, उसके अपने सपने हैं। आपने यह फैसला कैसे कर लिया? न जाने उसकी आंखों में कौन कौन से सपने बसे थे, और हम क्यों उसकी जिंदगी को तबाह करें। मैं एक 26 साल का मैच्योर मर्द हूं और वो सिर्फ 16 साल की। आपको क्या हो गया है? आप इस रिश्ते के बारे में सोच भी कैसे सकती हैं? वो अचानक गुस्से से भड़क उठा था। ये बात उसके लिए असहनीय थी। विक्रम, मैं जानती हूं कि तुम्हें यह बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन देखो, मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। मैंने बहुत कोशिश की थी कि सुमन की जिम्मेदारी कोई और उठा ले, लेकिन तुम अच्छे से जानते हो उसके ददिहाल में कोई है नहीं, और ननिहाल वालों ने तो उससे सारे रिश्ते नाते खत्म कर लिए हैं। अब ऐसे में ले देकर उसकी सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही रह जाती है। सुमित्रा जी ने उसे समझाने की पूरी कोशिश की थी, और इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों एक मजबूत रिश्ते में बंध जाओ, ताकि मुझे उसके भविष्य की चिंता ना करनी पड़े। और फिलहाल तुम उससे शादी के लिए राजी तो हो जाओ। शादी के बाद मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। जब तक वह 18 से 19 साल की नहीं हो जाती, तुम खुद उसकी सुरक्षा करना, एक अमानत समझकर। वह बातों बातों में विक्रम को कुछ समझाना चाहती थीं, और अपनी माँ के नए फलसफे पर विक्रम को गुस्सा आया था। भला शादी के बाद पति पत्नी एक दूसरे से अलग रह पाते हैं? उसकी माँ शादी के बाद भी उसे एक नए इम्तिहान में डालने की बात कर रही थी। मम्मा, यह किसी की जिंदगी का सवाल है। मैं इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ, और मैं सुमन के साथ ये अन्याय नहीं कर सकता। विक्रम का लहजा और भी सख्त हो गया। बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन तुम्हें हमारे फैसले का सम्मान करना चाहिए। मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारे लिए अच्छा बुरा अच्छे से सोच समझ सकती हूँ। सुमित्रा देवी ने धैर्य से कहा, सम्मान माँ? ये किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना है। मैं इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं कर सकता, और ना ही सुमन को इसमें फंसने दूंगा। विक्रम ने गुस्से और दृढ़ता से कहा, और अगले ही पल फोन काट दिया। सुमित्रा जी ने गहरी सांस ली और चुपचाप बैठ गईं, जबकि विक्रम का दिल गुस्से और बेबसी से भर गया। वह अपनी कुर्सी पर बैठा सोचों में डूब गया कि कैसे वह अपनी माँ को समझाए और सुमन को इस स्थिति से बचाए। उसकी आंखों के सामने मासूम सी सुमन का चेहरा घूम गया, जिसके अंदर बचपना अब तक कूट कूट कर भरा था। जब भी वह ऑफिस से जाता, उसके लिए चॉकलेट लेकर जरूर जाता था। जिस दिन वो उसके लिए चॉकलेट लेकर ना जाता, वो गुस्से से मुंह फुलाकर बैठ जाती थी, और विक्रम को उसे कई कई घंटे तक मनाना पड़ता था। वह मासूम सी लड़की पिछले 5 सालों से सुमित्रा जी और विक्रम के साथ रह रही थी, और इन्हीं लोगों को अपना सब कुछ मान बैठी थी। और आज उसकी माँ की अनोखी सी बात उसके दिल में आग लगा चुकी थी। सुमित्रा जी सिर झुकाए अपनी सोचों में गुम थीं। उनका दिल विक्रम की सख्त बातों से भारी हो गया था। वह बार बार यही सोच रही थी
कि अपने बेटे को इस रिश्ते के लिए कैसे मनाएं। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला और सुमन हाथों में किताब लिए अंदर आई। उसके लंबे घने बाल उसकी कमर तक लहरा रहे थे। चेहरा मासूमियत से भरा हुआ था। बड़ी बड़ी आंखों में एक नन्हे बच्चे जैसी सादगी और मासूमियत भरी हुई थी, और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान जो हमेशा बनी रहती थी। सुमित्रा जी ने गहरी नजर सुमन पर डाली थी। ये लड़की उन्हें अपने दिल के बेहद करीब महसूस होती थी। ये कहना गलत ना होगा कि उन्होंने अपनी बेटी की कमी सुमन से ही पूरी की थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी और उन्हें सबसे ज्यादा चिंता सुमन की ही सताती थी। अगर उन्हें कुछ हो गया तो सुमन का क्या होगा? यही सोच सोचकर उनका दिल परेशान रहता था, और काफी सोच विचार के बाद उनके दिमाग में यही ख्याल आया था कि सुमन और विक्रम की शादी कर दी जाए। हालांकि विक्रम सुमन से पूरे 10 साल बड़ा था, लेकिन उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा चारा नजर भी नहीं आ रहा था। सुमन ने सुमित्रा जी को उदास बैठे देखा तो तुरंत उनके पास आ गई। सुमित्रा जी सोफे पर परेशान से बैठी थीं। किताबें एक तरफ रखकर वो जमीन पर उनके घुटनों के साथ लगकर बैठ गई। नरमी से उनके हाथ थामती हुए बोली, मासी, आप उदास क्यों हैं? क्या हुआ? सुमित्रा जी ने उसे देखकर हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उनकी आंखों में उदासी साफ झलक रही थी। कुछ नहीं बेटा, बस यूं ही थोड़ी सी परेशान हूं। सुमन ने प्यार से उनके हाथ अपने हाथों में थाम लिए। मासी, आप अपनी परेशानी मुझे बताएं, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। सुमित्रा जी ने गहरी सांस ली और धीमे से बोली, बेटा, तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, लेकिन कभी कभी दिल में बुरे बुरे ख्याल जन्म लेने लगते हैं और मैं तुम्हारे बारे में डर जाती हूँ। बस तुम्हें हमेशा के लिए सुरक्षित करके अपने घर में रखने के लिए मैंने सोचा कि तुम्हारी और विक्रम की शादी कर दूं। तुम्हारे और उसके रिश्ते के बारे में सोचकर मुझे सुकून मिलता है, लेकिन विक्रम ने इनकार कर दिया है। तुम जानती हो ना सुमन, तुम्हारा मेरे अलावा कोई नहीं है और मैं नहीं चाहती कि तुम किसी गलत हाथों में जाओ। मुझे विक्रम पर पूरा भरोसा है। अगर तुम्हारी शादी उससे हो जाती है तो वह तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। सुमित्रा जी की बात सुनकर सुमन भी दंग रह गई थी। उसने तो कभी शादी जैसे रिश्ते के बारे में सोचा ही नहीं था, लेकिन हालात ने उसे वक्त से पहले ही बड़ा कर दिया था और वह हालात की नाजुकता को समझने लगी थी। उसने धीरे से अपना सिर झुका लिया। शायद सुमित्रा जी जो कहना चाह रही हो कि वह अपने हिसाब से सही कह रही थी। अभी सुमित्रा जी का हाथ उसके सिर पर था, जो उसे बिल्कुल मां जैसी मोहब्बत करती थी। भगवान न करे, अगर सुमित्रा जी उसकी जिंदगी में न रहती तो उसके सिर पर हाथ रखने वाला कोई भी न होता। उस वक्त उसका क्या होता, यह सोचकर ही उसके बदन में डर के मारे सिहरन सी दौड़ गई थी। लेकिन विक्रम के साथ शादी का नाम सुनकर उसका दिल बुरी तरह बेचैन भी हो उठा था। सुमित्रा जी के हाथ छोड़कर अब वह अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए अपनी बेचैनी छुपाने की भरपूर कोशिश कर रही थी, जो सुमित्रा जी की नजरों से छुपी न रह सकी। सुमन, परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरी बच्ची। मैं जानती हूँ अभी तुम्हारी उम्र शादी की नहीं है, लेकिन यह तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। मुझे उम्मीद है विक्रम कभी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, हमेशा तुम्हारी ख्वाहिशों का सम्मान करेगा। बस यही सोचकर मैंने इस रिश्ते के बारे में सोचा था। सुमन ने धीरे से पूछा, उन्होंने इनकार क्यों किया मासी? क्या वह मुझसे नाराज हैं? क्या मैं उन्हें पसंद नहीं? क्या मैं उन्हें अच्छी नहीं लगती? मैं तो हमेशा उनकी हर बात मानती हूँ, उनके हर काम में हाथ बटाती हूँ और उन्हें मेरी हर छोटी चीज से खुशी मिलती है। हो सकता है वह मुझसे इसलिए नाराज हों क्योंकि मैं उनसे रोज कुछ न कुछ खाने को मांगती रहती हूँ। कल भी वह मेरे लिए चॉकलेट्स नहीं लाए थे तो मैंने उनसे बहुत झगड़ा किया था। सुमन अपनी मासूमियत में अपनी तरफ से अंदाजे लगाने की कोशिश कर रही थी और सुमित्रा जी को उसकी मासूमियत पर ढेर सारा प्यार आया था। नहीं बेटा, वह तुमसे नाराज नहीं है, बस वह यह रिश्ता नहीं चाहता। उसका कहना है कि तुम अभी छोटी हो और यह सब तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। सुमन ने मासूमियत से कहा, मासी, मैं उनसे बात करूंगी। मुझे यकीन है वह मुझे मना नहीं करेंगे। वह मुझसे प्यार करते हैं। वह अपनी मासी को उदास नहीं देख सकती थी। उसने उस औरत का प्यार और देखभाल बचपन से ही महसूस किया था। सुमित्रा देवी की आंखें आंसुओं से छलक पड़ीं। बेटा, मैं जानती हूं वह तुमसे स्नेह करता है, लेकिन यह मामला इतना आसान नहीं। विक्रम बहुत जिद्दी है और जब वह कोई बात ठान ले तो उसे मनाना मुश्किल हो जाता है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें इस रिश्ते की वजह से कोई तकलीफ हो। विक्रम के इनकार से मैं बहुत परेशान हूं, लेकिन मैं उसे मजबूर भी नहीं करना चाहती। विक्रम अभी बहुत गुस्से में है। मुझे डर है कि वह तुम्हें भी इनकार कर देगा। उन्होंने बेबसी से सुमन को गले लगा लिया। बेटा, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सब ठीक हो जाए। मुझे तुम पर गर्व है, लेकिन मैं नहीं चाहती
कि तुम्हें कोई दुख मिले, कोई तकलीफ पहुंचे। सुमन ने उन्हें कसकर गले लगाते हुए कहा, मासी, आप चिंता न करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप बस दुआ करें। लेकिन सुमित्रा जी गहरी सांस लेकर रह गईं। वह जानती थीं कि विक्रम कितना जिद्दी और गुस्से का तेज है, और यह उनसे बेहतर कोई जान ही नहीं सकता था। वह कभी उनकी इस बात को नहीं मानेगा। जो वह चाहती थीं, उसे वह कभी नहीं करेगा। रात का समय था जब विक्रम घर लौटा। उसकी नजर लॉन्स में बैठी उस मासूम चेहरे पर पड़ी। सुमन टीवी पर कार्टून देख रही थी। शायद वह उसका ही इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पर मासूमियत की एक अलग ही चमक थी। बड़ी बड़ी आंखों में जिंदा दिल इंसान की सी चमक थी। वह दुनिया की कड़वी सच्चाइयों से अनजान, बस अपने आप में मस्त थी। वह इतनी मासूम थी कि उसे अपनी जिंदगी के मुश्किल फैसलों का भी एहसास नहीं था। पता नहीं मम्मा के दिमाग में कौन सा शैतान घुसकर बैठ गया है जो इतना गलत फैसला कर बैठी हैं। लेकिन जो भी हो जाए, मैं माँ की इस बात को नहीं मान सकता। विक्रम सुमन को देखते हुए अपने दिल ही दिल में बात कर रहा था। फिर वह धीरे धीरे कदम बढ़ाता उसके करीब आया। वह 26 साल का खूबसूरत, मजबूत पर्सनैलिटी वाला मर्द था, जो शायद किसी भी लड़की का सपना हो सकता था। वह अपने लिए एक मैच्योर, हमउम्र लड़की चाहता था, जो उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके, उसकी परेशानियों को समझ सके। जहां सुमन कहीं भी फिट नहीं बैठती थी, वह किसी कम उम्र लड़की को कैसे अपना जीवन साथी मान सकता था। उसे तो एक समझदार लड़की चाहिए थी, कोई ऐसी जो उसके मिजाज से मेल खाए, न कि कोई बच्ची जो दुनिया की कड़वी सच्चाइयों से बेखबर हो। तुम अब तक जाग रही हो? विक्रम ने सुमन से पूछा। उसकी आवाज में नरमी थी। सुमन ने खुश होकर सिर उठाया। अरे, आप आ गए, मुझे पता ही नहीं चला, वह चहक कर बोली। फिर मुस्कुराते हुए कहा, मासी सो गई थी तो मैं कार्टून देख रही थी, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। उसकी मासूमियत में सादगी थी। विक्रम ने कुछ पल सुमन को ध्यान से देखा और फिर नरम लहजे में कहा, खाना खा लिया? सुमन ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ खा लिया, लेकिन अब नींद नहीं आ रही। फिर सोचा कि आपका ही इंतजार कर लूं, इसलिए नीचे आ गई थी। वह कुछ पल खामोश रहा। फिर उसकी नजरें सुमन के चेहरे पर टिक गईं, जैसे कुछ सोच रहा हो। अच्छा, अब तुम जाओ अपने कमरे में और आराम से सो जाओ, मैं आ गया हूं ना। कहते हुए उसने अपने कदम अपने कमरे की ओर बढ़ाए। लेकिन अचानक सुमन ने हिम्मत करके पूछा, आपसे एक सवाल पूछूं? विक्रम ने सिर हिलाया और वहीं सोफे पर बैठ गया। सुमन भी उसके पास बैठकर उसकी ओर देखते हुए बोली, आप ये रिश्ता स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? मासी बहुत परेशान है। विक्रम की नजरें एकदम बदल गईं। वह कुछ पल चुप रहा। उसके दिल में कई बातें उमड़ने घुमड़ने लगीं, लेकिन उसने अपनी आवाज को काबू में रखा ताकि सुमन की मासूमियत को ठेस न पहुंचे। सुमन, तुम बहुत छोटी हो, तुम्हें ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। अभी तुम्हारी उम्र नहीं है और तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पता। ये मेरा और माँ का मामला है, हम इसे सुलझा लेंगे। तुम्हें इसमें दखल देने की जरूरत नहीं। बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और रात भर टीवी देखना बंद कर दो, वरना किसी दिन तुम मुझसे बहुत डांट खाओगी। सुमन की आंखों में हल्की सी झिझक आई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर आगे कहा, मुझसे बात मत कीजिए, लेकिन मासी के बारे में तो सोचिए, वो बहुत परेशान है और मैं आपको कभी तकलीफ नहीं दूंगी। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि आप मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। उसकी आवाज में मासूमियत थी और सुमन की बात पर विक्रम का दिल जैसे रुक सा गया। शायद विक्रम को एहसास नहीं था कि वह यह क्या कह रही है। वह अपनी मासूमियत में इतनी बड़ी बात कह गई थी। विक्रम ने सख्ती से कहा, यह कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो सुमन? लगता है मासी के साथ साथ तुम्हारे दिमाग में भी कोई शैतान सवार हो गया है। इस रिश्ते की कोई हकीकत नहीं समझी? तुम्हारी उम्र अभी कम है, तुम्हें इन बातों की समझ नहीं। इस तरह की बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। उसकी आवाज में बेरुखी और गुस्सा था, जिसने सुमन को आहत कर दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह रोते हुए कुछ नहीं कह पाई। दिल में तकलीफ थी कि विक्रम ने उसे इतनी सख्ती से डांट दिया और नासमझ समझ रहा था। वह चुपचाप उठी और बिना कुछ कहे अपने आंसू पोंछते हुए अपने कमरे की ओर चली गई। पीछे से विक्रम उसे जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में गुस्सा और निराशा थी, दिल में हल्की सी नरमी भी, लेकिन वह सुमन को उसकी उम्र के हिसाब से ही देख रहा था, जिसकी देखभाल करना वह जरूरी समझता था। सुमन की आंखों में आंसू देखकर उसे तकलीफ भी हुई थी। वह उसे हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन बात ही ऐसी थी कि न चाहते हुए भी उस पर गुस्सा करना पड़ा। सुमन अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके रो पड़ी। विक्रम ने सोफे की बैक से सिर टिका दिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी माँ उससे इस तरह की बातें करेंगी। वह बेबसी से अपने कमरे की ओर चल पड़ा। सुमन के कमरे से उसे रोने की आवाजें आ रही थीं।
उसका मन किया कि जाकर सुमन को मना ले और उसके आंसू पोंछ दे, लेकिन उसने खुद को समझाया कि सुमन के ज्यादा करीब रहना ठीक नहीं। शायद उसके ज्यादा लाड प्यार और देखभाल की वजह से सुमन के दिल में उसके लिए पसंद के भाव पनपने लगे हैं। वह जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी और जिस उम्र में सुमन थी वह उम्र लड़कियों के लिए बहुत खतरनाक होती है। उसने सोच लिया था कि वह सुमन से दूरी बनाना शुरू कर देगा। यही सोचकर वह सुमन के पास नहीं गया और भारी कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ गया, लेकिन काफी देर तक उसे सुमन की सिसकियां परेशान करती रहीं। अगली सुबह विक्रम अपने कमरे में चुपचाप नाश्ता कर रहा था। रोजाना वह डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करता था, लेकिन घर में चल रही बातों से बचने के लिए उसने अपने कमरे को ही चुना था। वह जल्दी जल्दी नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकलना चाहता था। आज उसकी एक बहुत जरूरी मीटिंग भी थी जिसे अटेंड करना उसके लिए बेहद जरूरी था। वह अभी नाश्ते में व्यस्त था कि अचानक सुमित्रा जी की आवाज सुनाई दी। विक्रम, नाश्ता करके फौरन बाहर आओ, तुमसे जरूरी बात करनी है। उनके चेहरे पर फैले हाव भाव देखकर विक्रम का निवाला गले में अटक सा गया। डाइनिंग टेबल पर सुमित्रा जी और विक्रम के बीच खामोशी छाई हुई थी। टेबल पर नाश्ता रखा था, लेकिन माँ बेटे के दिलों में बीती रात की बातें गूंज रही थीं। सुमित्रा जी ने हल्के से गला साफ करके चुप्पी तोड़ी। विक्रम, नाश्ता सही से करो। ये नाश्ता मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। मुझे पता है कि तुमने कमरे में सही से नाश्ता नहीं किया। तुम्हें दिन भर काम करना होता है, उन्होंने नरमी से कहा। विक्रम ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, जी मम्मा, मैं खा रहा हूं। कुछ पल की खामोशी के बाद सुमित्रा जी ने हिम्मत जुटाकर बात शुरू की। मैंने कल जो बात की थी उसके बारे में तुमने कुछ सोचा? सुमित्रा जी जैसे अपने मन में पक्का इरादा कर चुकी थीं कि वह अपने फैसले से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगी। विक्रम ने चम्मच रखकर उनकी ओर देखा। मम्मा, मैंने कहा था ना कि इस बारे में दोबारा बात मत कीजिएगा। सुमन अभी बहुत छोटी है और मैं इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हूं। सुमित्रा जी हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, बेटा, सुमन बच्ची नहीं रही, अब वो बड़ी हो रही है और मैं चाहती हूं कि तुम दोनों का रिश्ता हो जाए। क्या तुम्हारे लिए मेरी कोई अहमियत नहीं? कल भी तुमने फोन पर मुझे इतनी बातें सुना दी थीं और अभी भी तुम लगातार मेरी बात को नकार रहे हो। क्या तुम भूल चुके हो कि मैं तुम्हारी कौन हूं? विक्रम ने नरमी से कहा। मैं क्यों भूलूंगा मम्मा कि आप मेरी कौन हैं? आप तो मेरा सब कुछ हैं। लेकिन माँ, मैंने आपको बताया था कि मैं एक मैच्योर लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो मेरी उम्र की हो और मेरे साथ जीवन के हर फैसले को समझ सके। सुमन अभी उस उम्र में नहीं है कि वह मेरी जिम्मेदारियों को समझ सके। सुमित्रा जी ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, बेटा, मैं जानती हूं तुम्हें यह रिश्ता पसंद नहीं, लेकिन सुमन बहुत मासूम और बहुत प्यारी बच्ची है। वो तुम्हारे साथ खुश रहेगी और मुझे पूरा विश्वास है तुम भी उसके साथ खुश रहोगे। तुम उसे अपनी पसंद में ढाल सकते हो क्योंकि अभी वो मासूम है, नादान है। विक्रम ने अपना धैर्य खो दिया और गुस्से में कहा, मम्मा, आप समझ क्यों नहीं रही? ये रिश्ता मेरे लिए सही नहीं है। सुमन को अपनी जिंदगी जीने दो, वह अभी छोटी है। आप क्यों जबरदस्ती इस बात को लेकर बैठी हैं? सुमित्रा जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भर्राए स्वर में कहा, विक्रम, मैं सिर्फ तुम दोनों की भलाई के लिए सोच रही हूं। सुमन के लिए तुमसे बेहतर कोई और नहीं हो सकता। मुझे नहीं पता कि मेरे जाने के बाद उसका क्या होगा। विक्रम ने कुर्सी पीछे धकेलते हुए गुस्से से कहा, बस मम्मा, बहुत हो गया। आखिर आपने अपने मन में यह क्या गलत वहम पाल रखे हैं कि आपको कुछ हो जाएगा? भगवान न करे आपको कुछ हो। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आप सुमन की अच्छी माँ बनकर उसकी परवरिश करें और उसकी उम्र हो जाने पर एक अच्छा घर देखकर उसकी शादी कर दें। इस बात को अब यहीं खत्म करें। मैंने अपना फैसला कर लिया है और मैं इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूं। प्लीज मुझ पर दबाव डालकर मुझे मजबूर न करें। सुमित्रा जी ने बेटे की ओर बढ़ते हुए कहा, बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं सिर्फ तुम्हारी और सुमन की भलाई चाहती हूँ। विक्रम ने सख्ती से कहा, मम्मा, मैं बस आपसे बहस नहीं करना चाहता। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। वो गुस्से में उठा और घर से बाहर निकल गया। सुमित्रा जी वहीं खड़ी रह गईं। उनका हाथ अचानक ही उनके दिल पर चला गया। उन्हें अपना दम घुटता हुआ महसूस होने लगा। आज उनका दिल सुबह से ही बहुत उदास हो रहा था। उन्हें लगा जैसे अब सब कुछ रेत की तरह उनके हाथों से फिसल रहा है। अचानक ही उनकी सांसें उखड़ने लगीं और वो निढाल सी होकर कुर्सी पर ढह गईं। वो तेजी से कदम बढ़ाते विक्रम को आवाज लगाना चाहती थीं, लेकिन उनकी आवाज उनका साथ नहीं दे रही थी। आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो होश खो बैठी। जबकि माँ की हालत से बेखबर विक्रम गुस्से से घर से बाहर निकला और तेज रफ्तार में गाड़ी चलाता हुआ अपने ऑफिस जा पहुंचा। विक्रम अपने ऑफिस में काम में व्यस्त था कि अचानक उसके मोबाइल पर घंटी बजी। उसने देखा
कॉल घर की नौकरानी के नंबर से थी। वो हैरान हुआ क्योंकि ये कॉल करने का कोई समय नहीं था। वो भी अभी तो घर से आया था। इतनी जल्दी घर से फोन क्यों आ गया? सब खैरियत तो थी ना? उसका दिल अचानक ही घबरा उठा। उसने जल्दी से फोन उठाया और पूछा, हाँ, क्या बात है? दूसरी तरफ से सिसकती हुई आवाज आई, मैं सुमन बोल रही हूँ। मासी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। हम उन्हें अस्पताल लेकर जा रहे हैं। आप भी वहीं आ जाइए। ये सुनते ही विक्रम का दिल धड़कना भूल गया। उसके दिल में अपनी माँ के लिए बेइंतहा प्यार था। बचपन से उसने अपने चारों ओर सिर्फ अपनी माँ को ही देखा था। वो जानता था कि उसकी माँ ने उसके लिए कभी दूसरी शादी का ख्याल तक अपने मन में नहीं आने दिया। उसके पापा का निधन बचपन में ही हो गया था और तभी से सुमित्रा जी ने ही उसे पाला पोसा था। ये खबर सुनकर उसे लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। सांस लेना दूभर होने लगा, लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभाला और तेजी से ऑफिस से बाहर निकला। अस्पताल की ओर बढ़ते हुए विक्रम ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। रास्ते भर उसके दिमाग में बस अपनी माँ की हालत के ही ख्याल घूम रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्या हो गया। सुबह तक तो वो नाश्ते की टेबल पर थीं, तब उसकी माँ बिल्कुल ठीक थी। हाँ, वो रो रही थीं। उसे याद था कि उसने माँ से बहुत कठोर बातें कह दी थीं। ये भी उसे याद था कि शायद उसने अपनी माँ को अपनी बातों से कुछ ज्यादा ही हर्ट कर दिया था। उसका दिल उसे अंदर ही अंदर कोसने लगा। मम्मा ठीक तो होंगी ना? ये सवाल उसके दिमाग में बार बार गूंज रहा था। जैसे ही वो अस्पताल पहुंचा, वो तेजी से अंदर भागा। उसकी आंखें सुमन को ढूंढ रही थीं। कुछ ही कदमों की दूरी पर उसने सुमन को कॉरिडोर में जमीन पर बैठे रोते हुए देखा। उसका दिल धक से रह गया। वो फौरन सुमन के पास पहुंचा और उसके कंधे पर हाथ रखा। सुमन, मासी कहाँ है? सुमन ने आंसुओं से भरी आंखों से ऊपर देखकर सिसकते हुए कहा, विक्रम जी, मासी आईसीयू में है। डॉक्टर कह रहे हैं उनका दिल सही से काम नहीं कर रहा। विक्रम ने एक पल के लिए आंखें बंद कर लीं, जैसे वो दुआ कर रहा हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी डॉक्टर आईसीयू से बाहर निकले। विक्रम तुरंत उनकी ओर भागा। डॉक्टर साहब, मेरी माँ कैसी है? डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, देखिए, आपकी माँ की हालत बहुत नाजुक है। उन्हें हार्ट अटैक हुआ है और उनका दिल सही से काम नहीं कर रहा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालत में सुधार आने में समय लगेगा। ये सुनकर विक्रम के हाथ कांपने लगे। उसके पैरों तले से जमीन निकल गई और वो पास की ही बेंच पर ढेर हो गया। उसके मन में अजीब सा डर समा गया। सुमन ने उसे दिलासा देने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन वो चुपचाप फर्श को देखता रहा। विक्रम ने गहरी सांस लेते हुए अपने आंसू रोके और दिल ही दिल में प्रार्थना की कि उसकी माँ जल्दी ठीक हो जाए। उसके दिमाग में सुमन की आवाज और सुमित्रा जी की हालत बार बार गूंज रही थी। सुमन ने रोते हुए अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। विक्रम ने चौंक कर सुमन की ओर देखा। इस वक्त वो मासूम सी लड़की गम और सदमे से निढाल थी और उसे सहारा चाहिए था। वो सहारा जो उसे सिर्फ विक्रम का कंधा ही नजर आ रहा था। उसके आंसू विक्रम की शर्ट को भिगोने लगे। वो सुमन को खुद से दूर करना चाहता था, लेकिन ना जाने किस एहसास के तहत उसने अपना हाथ उठाया और सुमन को अपने करीब कर लिया। उसके सिर को हल्का सा सहलाते हुए उसकी आंखों के आंसू पोंछ दिए। बालों को संभालते हुए उसे तसल्ली देने लगा। चुप हो जाओ सुमन, मासी को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगी। सुमन उसके गले से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। विक्रम ने उस छोटी सी लड़की को अपनी पनाह में समेटकर तसल्ली दी। काफी देर तक सुमन रोती रही और विक्रम की आंखों से भी बेआवाज आंसू बहते रहे। काफी देर रोने के बाद दोनों का मन हल्का हुआ और फिर वो दोनों अस्पताल के कॉरिडोर में एक दूसरे के साथ लगे बैठे रहे। बस यही दुआ करते रहे कि सब कुछ ठीक हो जाए। कुछ देर बाद डॉक्टर ने विक्रम को अंदर जाने की अनुमति दे दी, क्योंकि सुमित्रा जी बार बार अपने बेटे को याद कर रही थीं। उसने कांपते कदमों से आईसीयू का दरवाजा खोला। अंदर सुमित्रा जी मशीनों से घिरी हुई थीं। उनके चेहरे पर बीमारी की थकान साफ झलक रही थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सा सुकून था। विक्रम उनके पास जाकर कुर्सी खींचकर बैठ गया। अपनी मां को इस हालत में देखकर उसका दिल अंदर से टूट रहा था। मम्मा, आपकी तबीयत कैसी है? उसने धीरे से पूछा। आंखों में आंसू आ रहे थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो अपनी मां को इस हाल में देखेगा। वो मुश्किल से खुद को संभाल रहा था। सुमित्रा जी ने धीमी आवाज में कहा, विक्रम, मुझे अब अपनी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। ये सुनकर विक्रम का दिल जोरों से धड़का। मम्मा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। सुमित्रा जी ने आंखें बंद करते हुए धीमे से कहा, बेटा, मुझे सुमन की बहुत चिंता है। मैं चाहती हूं
कि तुम अब भी और इसी वक्त सुमन से शादी कर लो। विक्रम हैरानी से अपनी मां की ओर देखने लगा। मम्मा, आप क्या कह रही हैं? आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप अब भी सुमन के बारे में सोच रही हैं? ये सब क्यों? सुमित्रा जी ने आंसू भरी आंखों से अपने बेटे की ओर देखा। बेटा, सुमन के पास कोई नहीं है, न मां न बाप। अगर मुझे कुछ हो गया तो वो कहाँ जाएगी? मैं तुम्हें उसका संरक्षक बनाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि उसका भविष्य अंधेरों में डूब जाए। विक्रम ने गहरी सांस लेते हुए अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश की। मम्मा, आप ठीक हो जाएंगी और हम सब कुछ सोच समझ कर करेंगे। अभी आपकी सेहत सबसे जरूरी है। सुमित्रा जी ने सिर हिलाते हुए कहा। विक्रम, बस ये मेरी जिद है। मुझे नहीं पता मेरे पास कितना वक्त है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि सुमन के लिए तुमसे बेहतर कोई और नहीं हो सकता। तुम अभी उससे शादी करोगे और यही मेरी अंतिम इच्छा है। अगर मुझे कुछ हो गया तो कम से कम ये संतोष तो रहेगा कि सुमन तुम्हारे साथ सुरक्षित है। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, मम्मा, आप इस समय ऐसी बातें मत करें। मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा, लेकिन आपको ठीक होना होगा। सुमित्रा जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, मेरी बात मान लो। सुमन भी छोटी है, लेकिन वो तुम्हारे साथ खुश रहेगी। उसकी देखभाल की जिम्मेदारी सिर्फ तुम ही ले सकते हो। विक्रम ने गहरी सांस लेकर अपनी मां को देखा। ठीक है मम्मा, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन प्लीज आप मुझसे वादा करें कि आप खुद को ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगी। आप हिम्मत नहीं हारेंगी। सुमित्रा जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, अब मुझे सुकून मिल गया। उनकी इच्छा के अनुसार तुरंत ही शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। विक्रम को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। सुमित्रा जी की तबीयत पहले से काफी ठीक थी, इसलिए वो उन्हें अस्पताल से घर ले आया था, लेकिन उसने उनकी देखभाल के लिए पूरी तरह खुद को समर्पित कर रखा था। हर वक्त उनके साथ रहना उसकी सबसे पहली ड्यूटी थी। अपनी मां की देखभाल के लिए उसने एक नर्स का भी इंतजाम कर रखा था। डॉक्टर सुबह शाम सुमित्रा जी को चेक करने आता था। वो अपनी मां को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसके साथ ही सुमित्रा जी की इच्छा के अनुसार शादी की तैयारियां भी हो रही थीं, और आज सुमन और विक्रम की शादी होनी थी। सुमित्रा जी बेड पर लेटी थीं। चेहरे पर बीमारी की थकान थी, मगर आंखों में सुकून और होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उनके पास ही विक्रम बैठा था, उनकी उंगलियों को मजबूती से थामे हुए। उसके चेहरे पर एक अजीब सा तनाव था, जैसे वो खुद से ही लड़ रहा हो। सुमन, जो सबके लिए मासूम और नादान थी, कमरे के कोने में खड़ी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। वो अभी पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो बस इतना जानती थी कि जो कुछ भी हो रहा है वो मासी के सुकून के लिए जरूरी है। थोड़ी ही देर में विक्रम अपनी मां को व्हीलचेयर पर बिठाकर बाहर गार्डन एरिया में ले आया। वहीं पर शादी का इंतजाम किया गया था, और फिर धीरे धीरे विक्रम और सुमन की शादी की रस्में संपन्न होने लगीं। मेहमानों के नाम पर उनके कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी ही मौजूद थे। विवाह पूरा होने के बाद पंडित जी ने विक्रम और सुमन को आशीर्वाद देकर सुखी वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं दी। सुमित्रा जी की आंखों में भी खुशी के आंसू थे, और वो दिल ही दिल में भगवान का धन्यवाद कर रही थीं। विक्रम ने उनका हाथ और भी मजबूती से थाम लिया, जैसे अब वो उनके सुकून का सहारा बनने का पूरा इरादा कर चुका था। शादी के बाद सुमित्रा जी की तबीयत कुछ बेहतर हो गई थी, इसलिए उन्होंने सुमन को अपने कमरे से भेज दिया था, क्योंकि वो सुबह से उनकी देखभाल कर रही थी और शादी की रस्मों में भी काफी थक चुकी थी। सुमन को गए अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि कमरे का दरवाजा खुला और विक्रम अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें थीं और चेहरे पर सख्ती साफ झलक रही थी। सुमन ने चौंक कर विक्रम की ओर देखा। विक्रम ने बिना कोई मौका दिए उसका बाजू सख्ती से दबोच लिया। उसकी मजबूत पकड़ सुमन की नाजुक कलाई पर कस चुकी थी, और उसकी आंखों में ऐसा गुस्सा था जो शब्दों से भी ज्यादा भयानक लग रहा था। तुम भी यही चाहती थी ना? तो देखो, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई। वो गुस्से से बोला। लेकिन किसी गलत फहमी में मत रहना सुमन, मैंने तुमसे शादी सिर्फ मम्मा के लिए की है। जैसे ही वो ठीक हो जाएंगी मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। सुमन का दिल धक से रह गया। वो अविश्वास से विक्रम की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए, मगर उसने अपने होठों को भींच लिया। वो चाहती थी कि कोई विरोध करे, कुछ कहे, मगर उसकी जुबान से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो कांपती हुई सांस लेने लगी। विक्रम की पकड़ और भी सख्त हुई। ये शादी सिर्फ मम्मा के सुकून के लिए थी, इससे ज्यादा इसकी कोई अहमियत नहीं। तुम्हें ये बात अच्छी तरह समझनी चाहिए। सुमन ने धीमी आवाज में कहा। मैंने कभी कुछ नहीं चाहा विक्रम, मैंने सिर्फ मासी की खुशी के लिए ये सब किया।
विक्रम ने उसकी बात अनसुनी करते हुए अपना बाजू छोड़ दिया। जैसे ही मम्मा ठीक होंगी ये सब खत्म हो जाएगा। तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए। इस रिश्ते को लेकर अपने दिल में कोई खुशफहमी पालने की जरूरत नहीं। ये कहकर वो मुड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे के पास पहुंचकर बिना पीछे देखे बोला, मैं अभी मम्मा को लेकर अस्पताल जा रहा हूं, उनके कुछ टेस्ट करवाने हैं। ये कहकर वो बाहर निकल गया और दरवाजा जोर से बंद कर गया। सुमन जमीन पर बैठ गई। उसकी धड़कनें तेज हो गई थीं। उसका दिल चाह रहा था कि वो चिल्लाए, रोए, मगर उसने खुद को संभालने की कोशिश की और काफी हद तक सफल भी रही। 2 दिन बाद अस्पताल के शांत कमरे में डॉक्टर ने विक्रम को बुलाया। वो ऑफिस से कुछ जरूरी काम निपटाकर सीधा अस्पताल आया था। उसकी मां के कुछ और टेस्ट होने थे जिनकी रिपोर्ट आज आ जानी थी, और डॉक्टर के अचानक बुलाने पर उसका दिल धक से रह गया था। खुद को तसल्ली देते हुए वो डॉक्टर के केबिन में दाखिल हुआ। डॉक्टर के चेहरे पर गहरी खामोशी थी, मगर आंखों में हमदर्दी झलक रही थी। डॉक्टर ने धीरे से कहा, आपकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। उनकी हालत बहुत बिगड़ गई थी। हमने पूरी कोशिश की, लेकिन आई एम सॉरी। ये सुनते ही विक्रम के कानों में जैसे तूफान सा गूंज उठा। उसे लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और दिल में एक ऐसा दर्द उठा जिसे वह शब्दों में बयान नहीं कर सकता था। वह मरे मरे कदमों से अपनी मां के कमरे में आ गया। उसने एक नजर अपनी मां के बिस्तर की ओर देखा, जहां सिर्फ खामोशी थी, वह खामोशी जो उसकी दुनिया उजाड़ने वाली थी। विक्रम ने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर उसकी आंखों से आंसू छलक आए और उसने होंठ भींच लिए, मगर दिल का दर्द काबू में नहीं आ रहा था। उसने अपने चेहरे पर हाथ रखकर गहरी सांस ली थी और खुद को मजबूत करने की कोशिश की, मगर मां की जुदाई का गम किसी भी तरह कम नहीं हो रहा था। 2 दिन की गमगीन खामोशी के बाद जब विक्रम को होश आया तो उसका दिमाग एकदम सुन्न था। इन 2 दिनों में सुमन एक बार भी उससे मिलने नहीं आई थी। जिस दिन उसकी मां का देहांत हुआ था उस दिन भी वह कहीं नजर नहीं आई थी। 2 दिन बाद जब थोड़ा संभला तो उसकी पहली फिक्र सुमन के बारे में हुई। वह तेजी से उसके कमरे की ओर बढ़ा, क्योंकि वह जानता था सुमन सुमित्रा जी से बहुत करीब थी और इस वक्त उसे सहारे की जरूरत थी। मगर जब उसने दरवाजा खोला तो कमरा खाली था, बिस्तर साफ था, हर चीज अपनी जगह पर थी, मगर सुमन का कोई नामो निशान नहीं था। उसके दिल में बेचैनी की लहर दौड़ गई। उसने तुरंत नौकरानी को आवाज दी। दूसरी आवाज पर ही नौकरानी कमरे में आ गई और आते ही उसे एक खत पकड़ा दिया। ये मुझे सुमन मैम के कमरे की सफाई करते वक्त मिला था। मैं आपको पहले ही देना चाहती थी, लेकिन आप बड़ी मालकिन के जाने से बहुत सदमे में थे, इसलिए हिम्मत नहीं हुई। विक्रम ने जल्दी से खत खोला और पढ़ने लगा। मैं जानती हूँ आप मुझे पसंद नहीं करते, और आपने कहा था यह रिश्ता सिर्फ आपकी माँ के सुकून के लिए है। अब जब मासी नहीं रही तो यकीनन आप मुझे तलाक दे देंगे, लेकिन मैं तलाक का धब्बा अपने माथे पर नहीं सजाना चाहती। मुझे तलाक मत दीजिए, मैं खुद ही दूर जा रही हूँ। आगे आप अपनी मर्जी की जिंदगी जीने के लिए पूरी तरह आजाद हैं। ये पढ़ते ही उसकी रगें तन गईं और गुस्से की लहर से उसके हाथ कांपने लगे। उसने खत को मुट्ठी में भींच लिया और तेजी से कमरे से बाहर निकला। उसके दिल में एक तूफान सा उठ रहा था। सुमन, ये तुमने क्या कर दिया? तुम इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती हो? मां ने मरने से पहले तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में इसलिए थमाया था ताकि तुम सुरक्षित रहो, जमाने की गंदी नजर से बचकर रह सको, और तुमने वही गलती कर दी। मैं अपनी मां को क्या मुंह दिखाऊंगा? वो खुद से बुदबुदाया। विक्रम फौरन सुमन की ट्यूशन टीचर के घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया, मगर टीचर ने बताया कि सुमन वहां नहीं पहुंची। उसका दिल धड़क उठा। क्या वह आपको कुछ बताकर गई थी? विक्रम ने बेचैनी से पूछा। नहीं विक्रम साहब, टीचर ने कहा। वह खुद भी हैरान थी। विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह तुरंत उसकी 2 सबसे करीबी सहेलियों के घर पहुंचा, मगर वहां भी कोई खबर नहीं मिली। हर दरवाजे से खाली हाथ लौटने के साथ उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। घर वापस आकर वह बेबसी से सोफे पर गिर गया। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था और दिल में हजारों सवाल उठ रहे थे कि आखिर सुमन कहाँ जा सकती है। अब उसे सुमन की चिंता सताने लगी थी, वही सुमन जो उसकी मां की आखिरी ख्वाहिश थी। उसने बेबसी से अपनी उंगलियां अपने बालों में फंसाईं, बालों को मुट्ठी में जकड़ते हुए जैसे दुखते सिर को सुकून देना चाहता था। सुमन का गायब होना उसके दिल को बेचैन कर गया था। मैंने आखिर उसे नजरअंदाज कैसे कर दिया? वह पछतावे में डूब चुका था। वह मेरी बीवी है, मेरी मां की आखिरी अमानत, उसने धीरे से कहा। अब वो सुमन को वापस लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का फैसला कर चुका था, मगर बहुत तलाशने के बावजूद कोई पता नहीं चला। वह बिल्कुल बेबस हो चुका था।
कई बार तो उसने अकेले बैठकर आंसू भी बहाए। उसकी गैर मौजूदगी ने उसे एहसास दिला दिया था कि वह लड़की आखिर उसके लिए कितनी अहमियत रखती है। एक मजबूत इंसान कहलाने वाला विक्रम आज खुद टूट चुका था और उस रात वो सुमन के कमरे में गया था। उसकी चीजों को छूकर उसके एहसास को महसूस करता था। दिन महीने और महीने साल बनते जा रहे थे और सुमन की मोहब्बत धीरे धीरे उसके पत्थर दिल में अपनी जड़ें मजबूत करती जा रही थीं। वह खुद हैरान था कि वह उस लड़की से मोहब्बत कैसे कर बैठा जिसके बारे में कभी उसने इस नजर से देखा तक नहीं था। आज भी वह सुमन के बेड पर बैठा उसके तकिए को अपने सीने से भींचे जैसे उसकी खुशबू को महसूस कर रहा था। लौट आओ सुमन, मैं आज इस बात का इकरार करता हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठा हूँ। तुम्हें अपनी जिंदगी का जरूरी हिस्सा बनाना चाहता हूँ। इतनी सजा मत दो मुझे। पूरा 1 साल हो गया है तुम्हें गए हुए। क्या यह सजा मेरे लिए काफी नहीं है? वह बुरी तरह रो पड़ा था सुमन को याद करते हुए। लेकिन सुमन तो न जाने कहाँ गायब हो चुकी थी। फिर धीरे धीरे दिन, महीने और फिर साल गुजरते चले गए। सुमन को घर से गायब हुए पूरे 4 साल गुजर चुके थे। रात के 10 बज रहे थे। विक्रम अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसकी आंखों पर चश्मा था जो उसकी खूबसूरत रोबदार पर्सनैलिटी में 4 चांद लगा रहा था। इन 4 सालों में वो न सिर्फ और भी ज्यादा हैंडसम हो चुका था, बल्कि उसके चेहरे पर मैच्योरिटी और आंखों में एक गहरी संजीदगी आ चुकी थी। वह अपने काम में डूबा हुआ था कि अचानक मोबाइल की रिंगटोन ने उसका ध्यान खींचा। उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ करण था, उसका वफादार नौकर जो पिछले 4 साल से सुमन को ढूंढने में उसकी मदद कर रहा था। साहब, छोटी मालकिन को एक इलाके में देखा गया है। करण की आवाज में हैरानी और खुशी दोनों थी। ये सुनकर विक्रम का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसने घबराए हुए लहजे में कहा, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? 4 सालों की तकलीफें अब अपनी हद तक पहुंच चुकी थीं। जब करण ने भरोसे के साथ कहा, हम 100% यकीन से कह सकते हैं कि यह वही है। हालांकि 4 सालों में छोटी मालकिन में बहुत बदलाव आ गया है, लेकिन फिर भी हम एक नजर में ही उन्हें पहचान गए। साहब, वो सुमन मैम ही थीं। विक्रम ने राहत की सांस ली और जल्दी से कहा, तुरंत एड्रेस भेजो। जैसे ही एड्रेस मोबाइल पर आया, वो तेजी से उठा। चेहरा गंभीर था, लेकिन दिल में उम्मीद की किरण जाग उठी थी। विक्रम ने फौरन गाड़ी निकाली और एड्रेस की ओर चल पड़ा। रात के अंधेरे में उसकी गाड़ी तेजी से सड़कों पर दौड़ रही थी। रास्ते में 4 सालों की यादें उसके दिमाग में घूमने लगीं। सुमन के अचानक गायब होने के बाद उसने उसे हर जगह ढूंढा था, लेकिन नाकामी ही हाथ लगी थी। मगर उसने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। वह देश के कई शहरों में लोगों को तैनात कर चुका था ताकि कोई सुमन की खबर दे सके, और आज 4 साल बाद उसे फिर से उस उम्मीद का सहारा मिला था। गाड़ी गरीब बस्ती की तंग गलियों में दाखिल हुई तो विक्रम चौंक गया। वह यहाँ कैसे पहुंच सकती है? उसने खुद से सवाल किया। गली के एक मोड़ पर करण उसका इंतजार कर रहा था। उसने विक्रम को एक छोटे से घर की ओर इशारा किया। साहब, उन्हें इस घर में जाते देखा गया है। विक्रम की नजर उस जर्जर मकान पर टिक गई। दरवाजा पुरानी लकड़ी का था और दीवारें बुरी तरह जर्जर हो चुकी थीं। उसने बेताबी से दरवाजे पर दस्तक दी। पहली ही दस्तक पर दरवाजा खुला और सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। ये रुपेश था, विक्रम के घर का पुराना ड्राइवर। विक्रम को अपने सामने देखकर उसके चेहरे पर उलझन और घबराहट साफ झलक रही थी। सुमन कहाँ है? विक्रम का लहजा ठंडा था, लेकिन उसकी आंखों में सवाल थे। रुपेश एकदम घबरा गया। नहीं साहब, सुमन बिटिया हमारे पास नहीं है। उसके हिचकिचाते शब्दों से ही विक्रम को समझ आ गया था कि वह झूठ बोल रहा है। तो मैंने कब कहा वो तुम्हारे पास है? लेकिन अब तुमने खुद स्वीकार कर लिया कि वह तुम्हारे ही पास है। विक्रम की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वह अचानक दरवाजे के अंदर घुसा और रुपेश का कॉलर पकड़ लिया। सच बताओ, सुमन कहाँ है? उसकी आवाज गुस्से से गूंज उठी थी। रुपेश की पत्नी मीरा, जो 4 साल पहले विक्रम के घर में नौकरानी थी, हड़बड़ाकर कमरे से बाहर निकली और उसके पीछे पीछे एक लड़की घबराई हुई सी आई। और वह कोई और नहीं बल्कि विक्रम की पत्नी और उसकी मां की आखिरी निशानी सुमन ही थी। विक्रम की पकड़ रुपेश के कॉलर से ढीली पड़ गई। वह अपने सामने सुमन को देखकर जैसे पत्थर बन चुका था। दिल की धड़कनें बेहिसाब जोरों से धड़क रही थीं। इस चेहरे के लिए वह कितना बेचैन रहा था, कितना तड़पा था, और अब जब वह सामने थी तो वह जैसे अपनी आंखों की प्यास मिटा रहा था। इन 4 सालों में सुमन 20 साल की बेहद खूबसूरत लड़की बन चुकी थी। उसके गालों पर हल्की गुलाबी आभा थी, लंबे खुले बाल थे और कॉफी रंग की आंखों में वही मासूमियत थी जिसने 4 सालों तक विक्रम को बुरी तरह बेचैन रखा था। विक्रम की नजर जैसे ही सुमन पर पड़ी, वह बस बिना पलकें झपकाए उसे देखता जा रहा था।
समय जैसे थम गया था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं और आंखों में आश्चर्य और खुशी के मिले जुले भाव थे। उसके होंठ बहुत धीरे से हिले, जैसे आवाज तेज निकली तो कहीं यह सपना टूट न जाए और सुमन फिर उसकी नजरों से ओझल न हो जाए। जबकि विक्रम को सामने पाकर सुमन की आंखों में डर उभर आया। निश्चित रूप से वह विक्रम को अपने सामने देखकर बुरी तरह घबरा गई थी। उसे विक्रम से अच्छी उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। उसे तो यही लगा कि विक्रम अब उसे तलाक देकर अपनी जिंदगी से निकालकर हर झंझट से आजाद होना चाहता है और इसीलिए उसे ढूंढते ढूंढते यहां तक आ पहुंचा है। विक्रम के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उसकी आंखों में जो नरमी थी अब वो सख्त गुस्से में बदल चुकी थी। उसने कुछ ही कदमों में फासला तय किया और सुमन के पास पहुंचकर एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर दे मारा। सुमन का नाजुक वजूद झटके को सह नहीं पाया और वो पल भर में जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों में सदमा और डर के मिले जुले भाव थे, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। विक्रम का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उसकी आवाज गरजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस घर की दहलीज पार करने की? क्या मैंने तुम्हें जाने की इजाजत दी थी? तुम्हें कोई हक नहीं बनता 4 सालों तक मुझे इस तरह तड़पाने का। तुम्हें एहसास भी है कि मैं एक एक पल में 1000 मौतें मरा हूं? कोई दिन, कोई रात ऐसी नहीं गई जब मैंने तुम्हें याद न किया हो। बताओ, क्यों दी तुमने मुझे इतनी तकलीफ? उसकी आवाज में गहरी नाराजगी और गुस्सा था और सुमन हक्का बक्का थी। विक्रम ने आगे बढ़कर एक झटके से उसकी कलाई पकड़कर उसे उठाकर अपने सामने खड़ा किया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। विक्रम ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ा और उसे खींचते हुए बाहर की ओर ले जाने लगा। रूपेश और मीरा बेबस होकर यह सब देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ कहने की। विक्रम ने किसी पर नजर डाले बिना सुमन को अपनी गाड़ी की तरफ खींचा, दरवाजा खोला और उसे अंदर धकेल दिया। सुमन की आंखों में डर और घबराहट थी, लेकिन उसके होंठ अब भी खामोश थे। विक्रम ने गाड़ी का दरवाजा जोर से बंद किया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा और पूरी रफ्तार से गाड़ी भगाने लगा। सड़क पर गाड़ी तेजी से दौड़ रही थी और सुमन ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थीं। विक्रम का चेहरा तनाव और गुस्से से भरा हुआ था और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, क्यों? आखिर क्यों इस लड़की ने मुझे इतनी तकलीफ में रखा? घर की ओर बढ़ते हुए विक्रम ने एक पल के लिए भी सुमन की ओर नहीं देखा, लेकिन उसका दिल हर धड़कन के साथ और भी भारी होता जा रहा था। उसे जवाब चाहिए था और वह जवाब उसे सुमन से ही मिल सकता था। घर पहुंचते ही उसने सुमन को बाजू से पकड़कर गाड़ी से बाहर निकाला और अंदर की तरफ खींचता हुआ ले गया। लिविंग रूम में पहुंचते ही उसने सुमन को घुमाते हुए एक झटके से छोड़ा था। वो लड़खड़ाते हुए उसके सामने आकर बुरी तरह गिरते गिरते बची थी और विक्रम उसकी आंखों में गुस्से से देखते हुए, गर्जा, ये सब क्या है? कहाँ चली गई थी तुम? इन 4 सालों में मैंने कितनी तकलीफें झेली हैं, तुम्हें अंदाजा भी है? तुम्हें जवाब देना होगा। बताओ सुमन, तुम कहाँ थी? वो और भी जोर से चिल्लाया। इससे पहले ही सुमन सुबकते हुए उसके सीने से आ लगी। उसके यूं अचानक करीब आने से विक्रम को एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ था, एक ऐसा सुकून जिसकी कोई हद नहीं थी। उसने आंखें बंद करके उस सुकून को महसूस किया। सारा गुस्सा झटके में बैठ चुका था। अचानक उसके हाथ उठे और सुमन की नाजुक कमर के आसपास लिपट चुके थे। वो जोर से सुमन को अपनी बाहों में भींच चुका था और अपने सीने पर रखे उसके सिर को अपने होठों से छू लिया। जब सुमन रोते हुए बोली, आपने कहा था आप मुझे तलाक दे देंगे। मैं बहुत डर गई थी। मैं आपसे तलाक लेकर हमेशा के लिए आपसे दूर होना नहीं चाहती थी। मैंने कहा था ना आपसे, आप मुझे अच्छे लगते हैं। वह बात मेरे बचपन की नहीं थी, वह बात मैंने दिल की गहराइयों से कही थी। पता नहीं कब और कैसे आप मेरे दिल में बसने लगे थे। उस समय मैं इस एहसास को कोई नाम न दे सकी थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मुझे एहसास हो रहा था कि मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगी। उस समय मुझे लगा था कि मासी की मौजूदगी में आप ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब 2 दिन बाद मुझे मीरा दीदी ने बताया कि मासी अब इस दुनिया में नहीं रही, तो मैं डर गई थी। मुझे पता था अब आप मुझे छोड़ देंगे, इसलिए मैंने घर छोड़ने का फैसला किया। लेकिन मीरा दीदी ने मुझे संभाल लिया, अपने घर में पनाह दी। पता नहीं उन्होंने मासी से क्या वादा किया था कि वो मुझे अपने पास रखने के लिए तैयार हो गई थी। मीरा दीदी ने तो मुझे यही बताया था कि मैंने बड़ी मालकिन से वादा किया है, हमेशा आपका ख्याल रखूंगी, तो अब आपका साथ कैसे छोड़ सकती हूँ। और फिर उन्होंने और उनके पति ने मेरे लिए आपकी नौकरी तक छोड़ दी और दूसरी जगह नौकरी कर ली। मुझे नहीं पता था कि आप मुझे फिर से ढूंढ लेंगे। भगवान के लिए विक्रम, मुझे तलाक मत दीजिएगा। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करने लगी हूँ। इन 4 सालों की जुदाई में
मैंने आपके बिना बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है। इसके अलावा मैं मासी की आखिरी इच्छा को भी अधूरा नहीं देख सकती। वो मेरी माँ जैसी थी, मेरा सब कुछ थी। सुमन की रोती हुई आवाज सुनकर विक्रम की आंखें भी नम हो गईं और फिर वो 30 साल का मजबूत इंसान एक 20 साल की लड़की के सामने टूटकर बिखर गया। जिस दिन उसकी माँ का निधन हुआ था, वह खुलकर नहीं रो सका था, लेकिन आज सुमन की बातें सुनकर वह पूरी तरह टूट चुका था। और उसी पल एक 20 साल की मासूम लड़की ने अपने पति को संभाल लिया। अपने पैरों पर ऊंचा होते हुए उसने विक्रम के माथे पर अपने होंठ रख दिए। इस नरम एहसास पर विक्रम का दिल नए जज्बात से भरने लगा। आंखों में मोहब्बत की चमक और रोशन हो गई। वह लड़की आज उसकी बाहों में थी, जिसके लिए वह पिछले 4 साल से तड़प रहा था। अचानक ही उसने सुमन के नरम होठों की नरमी चुराई। सुमन शर्म से उसकी बाहों में लिपट गई। वो शर्माई लजाई सी लड़की उसके दिल का चैन थी, सुकून थी, जिसे वह अब खुद से दूर नहीं करना चाहता था। बहुत ही नरमी से उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उठाकर अपने बेडरूम में ले गया। वो बेडरूम जो पिछले 4 सालों से सिर्फ और सिर्फ सुमन के आने का इंतजार कर रहा था। और आज वो बेडरूम सुमन की खुशबू से महकने लगा था। कहते हैं कि इंसान गलतियां करता है, लेकिन जब वह सही वक्त पर अपनी गलतियों का एहसास कर ले तो भगवान भी उसे माफ कर देता है। अगर विक्रम को सही वक्त पर अपनी गलती का एहसास न हुआ होता तो वह सुमन जैसी मासूम सी परी को हमेशा के लिए खो देता, जिसने अपनी मोहब्बत से विक्रम की जिंदगी को गुलजार कर दिया था। विक्रम को उसके वजूद में सुकून मिलता था और यह सुकून वह किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। वह हर पल अपने भगवान का धन्यवाद करता था कि उसकी माँ ने उसके लिए बहुत ही अच्छा फैसला किया था। और सुमन को सामने पाकर उसे अपनी माँ हमेशा अपने दिल के बेहद करीब महसूस होती थी। उसने रूपेश और मीरा को भी बहुत सारा पैसा दिया था। वे तो मना कर रहे थे, लेकिन विक्रम ने जबरदस्ती पैसे थमा दिए और दोनों की कच्ची सैलरी के साथ साथ उसने उन्हें फिर से काम पर भी लगा लिया और दिल से शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उन्हीं की वजह से उसकी पत्नी 4 लंबे सालों तक सुरक्षित और संभली रही। दोस्तों, उम्मीद है यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। ऐसी ही दिलचस्प और भावुक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।